आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ एट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 में सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू के अखनूर इलाके में इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू के अखनूर इलाके में फौज के काफिले पर हमले के बाद शुरू होने वाली 27 घंटे तक जारी रहने वाली जड़ के बाद आज अखनूर में सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए, सर्च ऑपरेशन किया गया और जिसके बाद आज जो कल 2 मिलिटेंट को आज मारा गया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट आज मारे गए, जिसके बाद इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की तादाद 3 हो गई है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस, एनर्जी कमांडोज, BMP-2 इन्फेंट्री लड़ाकू गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। सरहद पार से दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों ने एक मंदिर के करीब फौजी एम्बुलेंस पर हमला किया था और इस ऑपरेशन के दौरान फैंटम नामी 4 साला फौजी कुत्ता भी मारा गया। यह मुकाबला खिते में मिलिटेंटों की सरगर्मियों में हालिया इजाफे के बाद हुआ, जिसमें गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 7 हमलों के नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और यह सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस हवाले से SSP जम्मू ने मीडिया से बात की, मीडिया को ब्रीफिंग दी। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, जम्मू लिंक्स नीचे करो ना माइक यार, CRPF, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था, रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है बाद में आएगा। क्या इधर जिला बड़गाम में आज सुबह एक 16 साल हाफिज कुरान नौजवान चलती ट्रेन के जद में आकर जान बहक हो गया। इतलात के मुताबिक इमरान नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद नजार साकिना और रसू बीरवा बड़गाम रेलवे ट्रैक के करीब से गुजर रहा था जब बानिहाल से बड़गाम आने वाली एक ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी और जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। उनके बाद में मुतफक्की की लाश आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना को सौंप दी गई। असल चीज़ ये चीज़ है कि मुलाजमिन जो भी उन्होंने रखा है यहाँ पे, वो ड्यूटी के लिए इसीलिए रखा है कि कोई रेलवे पटरी उस समय पार ना करे, उनको रोक दो। 10 मिनट से पहले, 15 मिनट से पहले वो रेडी होनी चाहिए यहाँ ड्यूटी पे। तो क्या है कि यहाँ उनको ये चौकी है, ये हमेशा बार बार अपनी चौकी में मन नहीं करते हैं कि देखभाल रहता नहीं है। कि ये सारा कसूर जब देखा जाएंगे ये तो वो मुलाजमिन का है कि जो ड्यूटी पे होते हैं। तो आज जो ये हादसा पेश आया, क्या कुछ कहना है इस हादसे के बारे में? इस हादसे के बारे में है ये, यहाँ इन्होंने एक जंक्शन बनाया है पीछे, तो अगर कम से कम इधर स्पीड भी ये लो रहते हैं या उस समय या कोई फाटक रखते हैं ना कि आने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो ये रोकथाम होना चाहिए पब्लिक का। चाहे अगर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान सही हो, अगर कोई अनसाउंड भी हो, पागल भी होगा, लेकिन इनकी फ़र्ज़ है और इनकी ज़रूरियात है कि ना इनको बचाइए। ये इनकी ज़रूरी मतलब मुलाजमिन की ड्यूटी होती है। रास्ता भी देना चाहिए, उधर रास्ता है ही नहीं। वहाँ जितने भी ज़मींदार है नीचे, उनकी रास्ता चलने का नहीं है कि लाजमी जब किसी को खेत पे जाना है तो वो पटरी पार कर ही लेते हैं।
वही जिला गांधरबल के सोनमर्ग इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक एक अल्टो कार और ऑयल टैंकर के दरमियान हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में करगिल के रिहायशी मोहम्मद रजा हबीबुल्लाह नामी शख्स मौके पर ही जान बाक हो गए, जबकि जख्मी की शिनाख्त जाकिर हुसैन वलद मोहम्मद हादी साकिन करगिल के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है। वहीं श्रीनगर के नूरा हॉस्पिटल के करीब कल रात एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाला एक शख्स आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। इतलात के मुताबिक HMT के करीब एक मुसाफिर गाड़ी टाटा मोबाइल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये शख्स जख्मी हुआ था और मौके पर ही उस वक्त एक शख्स की मौत वाक़या हुई थी और 2 जख्मी हुए थे, जिनमें दोनों जख्मियों को बाद में इलाज के लिए JVC बेमिना रेफ़र किया गया था और आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए उनमें से एक शख्स दम तोड़ बैठा। जान बाक होने वाले दोनों अफरादों की शिनाख्त आरिजल बड़गाम के रिहायशी नज़ीर अहमद वार और जो आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा, उनकी शिनाख्त हंदवारा के रिहायशी सईद मुस्तफ़ा के तौर पर की गई है। चले नाजरीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासत के हवाले से। आपको बाखबर करते हैं जम्मू कश्मीर में सियासी हालात इस वक्त क्या है। हालिया असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस को अंदरूनी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस मेंबरान तारिक हमीद कर्रा की क़यादत के खिलाफ खुलेआम बगावत कर रहे हैं, जिन्हें तारिक हमीद कर्रा को इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर मुकर्रर किया गया था। कांग्रेस मेंबरान में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, फयाज अहमद डार और दीगर शामिल है, जो कांग्रेस लीडर कांग्रेस चीफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस ओहदे से हटाया जाना चाहिए और उनके बदले किसी और को इस ओहदे पर फाइज किया जाना चाहिए। 14 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के ज़िला सदर तारिक हमीद कर्रा को कांग्रेस के सरबराह के ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मौजूदा सदर यानी तारिक हमीद कर्रा का ताल्लुक़ एक मुख्तलिफ नज़रिया से है, एक मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से है, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी को बानिहाल में एक मंसूबे के तहत इलेक्शन लड़वाया गया और एक मंसूबा बंदी के तहत उन्हें इंतखाबात हराए गए। अरकान कांग्रेस के रिवायती इक़्तिदार और तारीख से गहरे ताल्लुक़ रखने वाले नए सदर की तकरूरी का मुतालबा कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि वोटर्स के दरमियान एतमाद और हिमायत को दोबारा हासिल करने के लिए पार्टी को अपनी बुनियाद के साथ दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। यह कांग्रेस में इस वक्त बगावत चल रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ। इसमें 14 अजला के ज़िला सदर भी है। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात लेते हैं, ये मामला क्या है। हम अपने नुमाइंदे फैसल रियाज से बात करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है फैसल रियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि कांग्रेस में इस वक्त एक दरार पड़ चुकी है, जो कांग्रेस के नए सदर जिन्हें इंतखाबात से कुछ हफ्ते पहले ही चुना गया था, तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जो कांग्रेस मेंबरान हैं, अरकान हैं, वो चाहते हैं कि इनको इस ओहदे से हटाया जाए। क्या वजूहात है, उनके क्या मुतालबात है, क्या वो कह रहे हैं, आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को बाखबर करें। देखिए, शायद
की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब भी यहाँ पे नए सदर की जब तकरीरी होती है या किसी सदर को यहाँ पे बनाया जाता है तो उसके बाद ही जो बगावत है कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है, ये पिछले कई सालों से देखा। जिससे पहले जब गुलाम अहमद मीर थे उस टाइम भी जो अपोजिशन थी वो पार्टी में थी, उसके साथ जब वकार रसूल वानी बने उनके खिलाफ भी जो एक जो ग्रुप है वो खड़ा हुआ था, और कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि उसके बाद पार्टी ऑफिस गए जाया ही नहीं करते थे। उसके बाद अब जैसे ही तारिक हमीद कर्रा को अपॉइंट किया गया, उनको सदर बनाया गया, अब सेम रिवायती तौर पे देखा जाता है कि इसके खिलाफ एक बगावत शुरू हो गई। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो कुछ सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, जिनमें जीएन मोंगा है, मोहम्मद अनवर भट्ट है, उसके साथ साथ बाकी 9 डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जो कि इस वक्त बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका क्लियरली मुतालबा है कि कांग्रेस सदर वो होना चाहिए जिसका ऑरिजिन कांग्रेस से हो। बल्कि अगर तारिक हमीद कर्रा की बात करें, वो पीडीपी से पहले आए थे, पीडीपी उन्होंने बनाई है, उसके बाद वहां से इस्तीफा देके वो कांग्रेस से उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनको यहाँ पे जो सदर है वो अपॉइंट किया गया। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में 2 मीटिंग ये जो रेबल ग्रुप है या जो बागी ग्रुप हम इसे कह सकते हैं, उन्होंने 2 मीटिंग अभी तक श्रीनगर में की और कुछ रिकमेंडेशन भी, कुछ रेजोल्यूशन भी उन्होंने पास किए हैं। जो उन्होंने जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भेजा, उसके साथ राहुल गांधी को भेजा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको भेजा, और उनको कहा कि जल्द से जल्द जो है नए सदर को जो है अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जो तारिक हमीद कर्रा है ये कांग्रेस ओरिजिन के नहीं है। उसके साथ साथ इनका मानना है कि जो जेकेपीसीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी, वो एक हमदर्द है पार्टी के, उन्होंने काफी ज्यादा कुर्बानियां उनकी तरफ दी गई पार्टी के लिए। और जब हम प्रीवियस इलेक्शंस की बात करते हैं तो लगातार उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा बेहतर रहा है। बानी हाल में उन्होंने अच्छे तरीके से इलेक्शन जीते, लेकिन इस बार उनका हार में जो एक बड़ी साजिश के तौर पर उनको हराया गया। और अगर अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना कैंडिडेट क्यों उठाया, कि क्या ये फ्रेंडली जो कंटेस्ट था ये क्यों किए गए। उनका मानना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस भी हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो है उनको प्रॉब्लम उससे हुई है और वो कांग्रेस इससे भी ज्यादा बेहतर कारकर्दगी कर सकती है, इस तरीके का मानना इस रेबल ग्रुप का है। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो आगे भेजी है, और ये भी उनका मानना है कि अगर जल्द से जल्द जो है नए सदर को जो अपॉइंट नहीं किया तो ये एजिटेशन भी कर सकते। और आपको मैं बता दूं ये जितने भी लीडर्स है इनकी जो एंट्री है वो तारिक हमीद कर्रा ने ऑफिस में बंद कर दिए, वो इन सभी लीडरों को जो है अंदर आने नहीं देते हैं, और ये भी एक वजह है कि उन्होंने वहां पे बगावत की। और उसके साथ ये भी उनका मानना है कि असल में वजूहात देखी जाएगी, क्या कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए इलेक्शन में, क्यों न कांग्रेस जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा, और क्या कुछ मुश्किलातें उनको हुई जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो अलायंस किया। और उनका ये भी कहना है कि जहां जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे अलायंस के तौर पे, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रॉक्सीज खड़े किए। ये भी एक पॉइंट अभी उनके जो डिस्कशन में बना हुआ है। अगर अलायंस था, उन्होंने कैंडिडेट उठाए, हमने कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं उठाया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। जैसा कि शार्टिंग में देखा गया वहां पे भी एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया था, त्राल में देखा गया वहां पे भी प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा हुआ। उसके साथ साथ आप देखिए सोपोर में भी एक प्रॉक्सी कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ अहम चीज है जिसको लेकर ये लोग बगावत कर रहे हैं, और उनका खास मोटिव जो है वो ये है कि जो कांग्रेस बेस्ड लीडर है उसको ही आप अपॉइंट करें जेकेपीसीसी चीफ। ये शायद बिल्कुल आपने वजूहात बताई कि ये किन चीज़ों पर तारिक हमीद कर्रा को इस ओहदे से हटवाने के लिए कांग्रेस लीडरशिप से बात करें। जैसे आपने कहा कि वो जो हालिया इंतखाबात हुए थे, हाल ही में इंतखाबात हुए थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने पर इन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि वो इत्तेहाद कहीं ना कहीं नाकाम रहा। वो इत्तेहाद उतना कांग्रेस को दे नहीं सका, उसमें ज़्यादातर उस इत्तेहाद में पोर्शन जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हासिल किया। दूसरी बात कि आपने एक बात की कि एंट्री बंद की है इनकी, ये जो एंट्री इन कांग्रेस रहनुमाओं की बंद हुई है कांग्रेस दफ्तर में, ये पहले ही बंद हुई थी कि इंतखाबात के बाद हुई? देखिए जैसे ही ये बगावत शुरू हुई है, ऐसी बातें शुरू हुई कि तारिक हमीद कर्रा जो चीफ नहीं बनने चाहिए, जब वो फैसला अचानक आया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि तारिक हमीद कर्रा को अपॉइंट किया गया, तो उसके बाद कुछ जो चीमा गोया है वो स्टार्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं तारिक हमीद कर्रा को वो पता चली, तो उसके बाद उन्होंने इन लीडर्स की एंट्री जो है वो वहां पे बंद कर दी। और कहीं ना कहीं ये जो बाकी वर्कर्स है, जो कि बाकी ग्रुप, ये भी समझते हैं कि ये जो जिन लीडर्स की एंट्री बंद की गई है कांग्रेस ऑफिस में, ये कहीं ना कहीं उन जो सीनियर लीडर्स है उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं एक
हम ये कह सकते हैं कि उनकी तौहीन है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम पार्टी को दिया है, काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत पार्टी के लिए की है। अब कोई दूसरी पार्टी से बंदा आता है, वो प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद वो पुराने जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, उनके खिलाफ है, उनके एंट्री जो है पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सीरियस इश्यूज है जिसको लेकर ये रेबल ग्रुप सामने आ रहा है, और क्लियरली उनकी डिमांड है कि जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो असली कांग्रेस और जिनका होना चाहिए, जहाँ पे बाकी लीडर्स है। जरूरी नहीं है कि पीडीपी, उनका ये भी माना है कि ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है ये पीडीपी की आइडियोलॉजी है, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से सपोर्टाज करने वाले हैं, या जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं पीडीपी आइडियोलॉजी, जो कि आगे जाके कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी उनकी जिस तरह से रेजोल्यूशन जो है वो भेजा गया है, आगे अब देखने वाली बात होगी कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की वो किस तरीके से उसको देखती है। लेकिन फिलहाल इसके हवाले से ऐसा कोई मुस्बत रिजल्ट वहां से अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जो तारिक हमीद कर है वो बदसूर अपने काम में जो मशगूल है, और बाकी जो लीडरशिप उनके साथ वो भी मशगूल है। तो कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स है जिनमें जिस तरीके से मैंने नाम भी लिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम नबी मोंगा है, उसके साथ साथ दूसरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट है, और उसके साथ साथ 9 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ग्रुप है, बड़े चेहरे इसमें है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इसमें है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में जो है सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल जो लीडरशिप है वो इस पर बात कर सकती है, इसको लेकर कोई ना कोई जो फैसला है वो ले सकती है। लेकिन अब थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जैसे वो भी आएगा हम वो भी नाज़रीन तक रखेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ग्रुप है, 9 अजला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ये मुतालबा करना, कांग्रेस के इसमें सीनियर लीडर्स भी है, गुलाम नबी मोहंगा। चलिए हम भी इस बात के साथ ये कंक्लूड करते हैं ये बात कि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस लीडरशिप इस पर क्या फ़ैसला लेती है। जैसे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इन कांग्रेस मेंबरान ने कि वकार रसूल वानी को एक साजिश के तहत हराया गया। उन्हें यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तारिक हमीद कर रहा है ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से, पीडीपी आइडियोलॉजी से कांग्रेस में आए थे, तो इनके फैसले कांग्रेस के बुनियादी असूलों के खिलाफ हो सकते हैं। ये कांग्रेस के लीडरान इल्ज़ाम लगा रहे हैं तारिक हमीद कर्रा पे, और वो मांग कर रहे हैं कि तारिक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर के ओहदे से हटाया जाए और उनके बदले ऐसे शख्स को उस ओहदे पर नाफिज किया जाए जो कांग्रेस के साथ वफादार हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के SKICC में रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में वज़ीर आला ने आज SKICC श्रीनगर में नेशनल यूनिटी डे के मौके पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी SKICC से शुरू हुआ और बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर पर इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पुलिस, CRPF के अहदेदारों के साथ साथ नौजवान मर्दों और जम्मू कश्मीर के खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी हिमायत का इजहार किया। रन फॉर यूनिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है। ऐसे और भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो हमें इनकरेज करें फॉर यूनिटी। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई फील लाइक अर्ली मॉर्निंग इवेंट्स ये सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इन लोगों ने और हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई बिलीव कि जैसे हमारे भी आज काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स आए हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सबको पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर यूनिटी और एक छोटा सा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। आपको लगता है फिटनेस के लिए ये ज़रूरी है? आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, कितना ज़रूरी है? यस डेफिनेटली, फिटनेस के मामले से देखा जाए तो रन इज़ द बेस्ट थिंग कार्डियो के लिए और ये तो होना ही चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का रन तो करना ही चाहिए फॉर एवरी डे। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है उन सबको इन चीज़ों से दूर करने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स में एक खुद का जो एड्रेनलिन रश है वो बच्चों को दिखाता है कि ड्रग्स आर नथिंग और ये उनका ध्यान भटकाने के लिए भी नहीं, उनको गाइड करने के लिए सही तरीके से कि यस
run can also be fun and it's beneficial for their health also. क्या फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? यस डेफिनेटली, और भी ज़्यादा होने चाहिए मुझे तो लगता है, और नॉट ओनली रन, और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में उम्र में रियायत का मुतालबा करते हुए जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। एक सामाजिक कारकुन महरान अंजुम मीर ने जेके कांस्टेबल के उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भर्ती के अमल में उम्र में नरमी की अपील की। उन्होंने नौजवानों की मायूसी को इजहार करते हुए कहा कि एलजी राज के दौरान बड़े पैमाने पर भर्ती घोटालों, पेपर्स लीक और भर्तियों में धांधलियों की वजह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार थे वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। मेहरान अली ने समाजी कारकुन मेहरान अली ने कहा कि हुकूमत को ऐसे उम्मीदवारों को उम्र में रियायत देनी चाहिए जो जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए पिछले 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कोशिशों और इस्तकामत के बावजूद निज़ाम ने उन्हें मायूस किया है और वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि वो इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए कदम उठाए और इस बदकिस्मत चक्कर में फंसे हुए इन उम्मीदवारों को उम्र में रियायत देने की इजाज़त दे। एज रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन इसमें कांस्टेबल और एसआई जो एसआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है। कांस्टेबल का तो हमने 1 तारीख को दिसंबर की 1 को हमारा पेपर होने वाला और हमें अभी तक कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला हुआ कि आपको एज मिलेगी। हमने काफी सीएम सर से भी हमने हमारी डेलीगेशन गई थी, अपने डिप्टी सीएम के पास भी गए थे, इवन कि हम यूथ प्रेसिडेंट वहाँ पे भी गए थे। हमारी जो डिमांड है पिछले मार्च से 2024 मार्च से लगे हुए हैं और ये हर एक बीजेपी मिनिस्टर के पास, हर एक बंदे के पास हम गए थे। तो हमने ये डिमांड तब से, आपको पता होगा मीडिया के सामने काफी देर आए हैं यहाँ पे इस डिमांड को लेके। और हमारी डिमांड ये है कि अगर अदर यूटीज, अदर स्टेट्स अगर एज दे रही हैं 3-3 साल की, तो हमारे जेएनके यूटी में क्यों नहीं दी जाए? हमने कौन से ऐसे पाप कर दिए कि हमें एज नहीं मिल रही? और जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे लद्दाख यूटी में उन्होंने 2 साल की रिक्रूटमेंट की एज रिलैक्सेशन दी है पुलिस रिक्रूटमेंट में। अगर आपको देखा जाए यहाँ पे रेलवे में 3 साल की रिक्रूटमेंट दी गई है, किसके कारण? कोविड के कारण। और जो ये कांस्टेबल की वैकेंसी है 2016 में लास्ट वैकेंसी हुई थी, अब जाके 8 साल के बाद 2024 में हुई है और 2024 में जून में निकलती है। और जून से पहले की हमारी डिमांड है, 4000 समथिंग वैकेंसी निकली हुई है। जून से पहले की डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दो, पर कोई नहीं सुन रहा हमें। हमने एलजी सर से भी, बीजेपी के मिनिस्टर है सुखनंदन जी, उनके थ्रू हमने अपना मेमोरेंडम भी पहुंचाया था। एलजी सर ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम इसकी रिक्रूटमेंट की एज रिलैक्सेशन देंगे। पर 2 बार एमसीसी लग रहा है, कभी आपके रिजर्वेशन का रूल के अकॉर्डिंग बंद हो जाता है, कभी इलेक्शंस आ जाते हैं, उसके कारण बच्चों की एज जो है वो बढ़ते जा रही है। तो अगर अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर आप एज रिलैक्सेशन दे सकता है कोविड के कारण, तो हमारी ईएनके यूटी क्यों नहीं दे सकती? देखो जैसे ये अभी एसएससी ने अभी। चले नाज़रीन, आज के न्यूज़ एट 5 प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।